गोल्ड के अंदर अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो क्या इस टाइम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर अभी गोल्ड ओवर प्राइस्ड है? आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लमसम इन्वेस्टमेंट जो है, अगर मैं टेक्निकली बोलूं, कम से कम मैं कहता हूं अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एसेट अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए। अभी गोल्ड और सिल्वर बहुत ऊपर चल रहे हैं। आपका क्या कहना है कि गोल्ड और सिल्वर अब 2026 के अंदर कहां तक जा सकता है? जब से ईवी, एआई, सोलर पैनल्स, इन सब के अंदर एकदम से हमने देखा है कि लोगों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सारा डिमांड सप्लाई का गेम है। लोग जितना ज्यादा ईवी की तरफ जाएंगे, एआई की तरफ जाएंगे, डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो सिल्वर का यूसेज बढ़ेगा। और है क्या कि ये दोनों लिमिटेड है। सर, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना और रशिया के जो बैंक्स हैं ये दबाकर सोना और चांदी खरीद रहे हैं। हमारा आरबीआई भी है या किसी भी कंट्री के बैंक्स होंगे बड़े, वो अपने पास डॉलर रखते हैं। अगर आप देखोगे डॉलर की भी वैल्यू लूज हो रही है और अब लोगों को आगे डॉलर से हटना है, डॉलर पे ट्रस्ट कम है। गोल्ड और सिल्वर पर भरोसा है, गोल्ड पर तो खासकर, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखोगे ना, हिस्टोरिकली गोल्ड एक बार में 10% इमीडिएटली नहीं गिरा, चांदी गिर सकती है। आजकल फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे काफी डिजिटल गोल्ड की एड्स चल रही हैं कि 10 रुपए में भी आप सिल्वर और गोल्ड खरीद सकते हैं। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और आज हम इन सारे सवालों का जवाब लेने आए हैं पुष्कर सर के पास। वेलकम बैक पुष्कर सर, आपका इस पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच। सर, कहा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, और आज का जो हमारा ये वाला पॉडकास्ट रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही रहने वाला है। तो आपका क्या कहना है कि गोल्ड और सिल्वर अब 2026 के अंदर कहाँ तक जा सकता है? ये देखो, गोल्ड में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट 30,000 था। तो मेरी शादी के टाइम पर 2019 में मैंने 33,000 के आसपास भी गोल्ड एक्यूमुलेट किया। और अभी जो मेरी लास्ट परचेज है गोल्ड की, वो है 1,28,000 के रेट पर। तो आप देखो, 30,000 से लेकर 1,28,000 तक के रेट पर मैं कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। अब कहाँ तक जा सकता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं किसी के लिए जो भी बातें करूँगा, आप उसे समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो है क्या। ये मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल की अपनी यूटिलिटी है। गोल्ड की यूटिलिटी ज्वेलरी के अंदर ज्यादा है और स्टोर ऑफ वैल्यू है, कि इन्फ्लेशन के साथ गोल्ड का रेट बढ़ता है। सिल्वर की यूटिलिटी इंडस्ट्रियल यूज में भी है, तो वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। मेटल अपने आप में प्रीशियस है, बट उसकी फैक्ट्रीज में यूटिलिटी है। और अभी जब से ईवी, एआई, सोलर पैनल्स, इन सब के अंदर एकदम से हमने देखा है कि लोगों में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सारा डिमांड सप्लाई का गेम है। लोग जितना ज्यादा ईवी की तरफ जाएंगे, एआई की तरफ जाएंगे, डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो सिल्वर का यूसेज बढ़ेगा। और है क्या कि ये दोनों लिमिटेड है। क्योंकि ये दोनों लिमिटेड है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बट कब तक, सवाल आता है कब तक, क्योंकि कमोडिटीज के अंदर सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई है। अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम पर क्रूड ऑयल, लोगों ने गाड़ियां चलाना बंद कर दिया था। हाँ जी। कंट्रीज को क्रूड नहीं चाहिए था। क्रूड प्रोड्यूस हो रहा था, रखने की जगह नहीं थी, तो क्रूड का रेट नेगेटिव में चला गया था। नेगेटिव समझ रहे हो, कि हमसे ले जाओ और हमसे पैसे भी ले जाओ। बट होता क्या है, कौन सा क्रूड नेगेटिव में गया? पेपर पे क्रूड। तो अभी जो सिल्वर और गोल्ड ट्रेड हो रहा है, ये पेपर पर हो रहा है। जो आप एमसीएक्स पर ट्रेडिंग करते हो गोल्ड और सिल्वर की, वो पेपर ट्रेडिंग है। ओके। तो पेपर का और फिजिकल मार्केट का रिलेशन अलग अलग है। सो कौन सा क्रूड नेगेटिव में गया? वो 1 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट था। एक कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव चला गया, अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में चल रहा। कहने का मतलब क्या है कि पेपर पर कुछ भी हो सकता है। अब सिल्वर की जब हम बात करते हैं, 3 इंसिडेंट है हिस्ट्री के जो लोगों को सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने से डराता है। 1980s के टाइम पर हंट ब्रदर्स, उसकी मैं स्टोरी बताऊंगा, आपने वीडियो भी डाल रखी है इससे रिलेटेड। राइट। तो उस टाइम पर सिल्वर ने रैली करी थी 1980s में। हाँ जी। 2011 में सिल्वर ने रैली करी थी, और इन दोनों ही रैली के बाद सिल्वर ऑन द मूव गिरा था। बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ था। इस बार भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिल्वर गिरेगा, बट अब सिल्वर ने लोगों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। बर्बाद कैसे? जो लोग अगेंस्ट में पोजीशन ले रहे हैं, जो लोग शॉर्ट करके बैठे, शॉर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक बार उनको बर्बाद करके छोड़ेगा। और सिल्वर में ये देखा भी गया है कि सिल्वर बर्बाद करे बिना मानता नहीं है। मैंने कई ज्वेलर्स को देखा है जो रोड पर आ गए एमसीएक्स में ऑपोजिट पोजीशन लेते हुए। जब गिर रहा था तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा,
और जब बढ़ रहा था तो गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो लोगों को लगता है कि एक्चुअली होता क्या है, एक साइडवेज मार्केट का टाइम आता है कि मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, बट फिर एक टाइम आता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। कॉमोडिटीज के अंदर जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है वो भयंकर होते हैं, एक तरफा होते हैं। तो इसीलिए लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके लॉस कर लेते हैं। और ज्यादातर टाइम 80% टाइम मार्केट साइडवेज होती है। तो जब मार्केट साइडवेज होती है तो वो ट्रेंड के साथ लॉस करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली लोगों को गैम्बल करके लॉस करना है। हमें ये समझना है कि अगर आज हम सिल्वर और गोल्ड खरीद रहे हैं तो हम क्यों खरीद रहे हैं? क्या हम दोबारा से गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे? क्या हम फोमो में आके सिल्वर और गोल्ड तो नहीं खरीद रहे? फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई सिल्वर तो 3 लाख जाएगी, भाई 2.5 लाख हो गई, 3 लाख जाएगी, आप कह रहे हो। मैं कहता हूं चलो चली भी गई, तो आप मुझे पहले बताओ परसेंटेज से आपको सबसे पहले क्या लगता है सिल्वर कहां तक जाएगी? आपको कोई भी एक गेस मारो, मुझे तो पता नहीं कहां तक जाएगी, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगी? 3 लाख 4 लाख। किसी के बाप को नहीं पता कहां तक, किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता कि किसी कहां को तक जाएगी। बट होता क्या है कि जब भी कोई एसेट बढ़ता है, जब वो एक वैल्यू अटेन करना शुरू करता है, ठीक है, तो उसके डबल होने के चांसेस, जैसे ऑलरेडी डबल से ज्यादा हो गई है ना, एक ही साल में डबल से ज्यादा हो गई, तो अब उसके यहां से दोबारा डबल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपने नीचे से रैली मिस कर दी। मैं सोना 30,000 के भाव से खरीद रहा हूं, तो मेरी एवरेज जो होगी 60-70 हजार के आसपास की एवरेज बन गई होगी, चाहे अभी भी खरीदा तब भी। तो अगर सोना गिर के 1 लाख भी आ जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आज ही जो भाव चल रहा है 1.35 के आसपास चल रहा है सोने का भाव, MCX के ऊपर। फिजिकल में लेने जाओगे और महंगा होगा। तो 1.35 का भाव चल रहा है, अगर यहां से गोल्ड गिर गया तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग पेपर पे पोजीशन लेके बैठे, वो समझ रहे हो, पेपर पे पोजीशन लेके बैठे। तो पेपर पे क्या होगा, अगर 1.35 से 1.25 आया तो मैं पक्का बता रहा हूं लोग बर्बाद हो जाएंगे, वो लॉन्ग करके बैठे। अगर वो 1.35 से 1.45 भी गया तब भी कई सारे लोग बर्बाद होंगे, क्योंकि लेवरेज पे वो लोग सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। जब हम फिजिकल में कोई चीज ले लेते हैं, जैसे आपकी मम्मी पापा की शादी हुई तो उन्होंने गोल्ड ले लिया, गोल्ड तब से अब तक कितना गुना बढ़ गया? 5,000 था तब, 5,000 था, ठीक है, आज 1,35,000 हो गया। आज तो 5,000 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब आज 1.35 से 1.40 हो जाए, 1.30 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या उन्होंने बीच में सोचा कि हम बेच देते हैं? वो हो सकता है 5,000 का 4,000 भी गया, 5,000 का 4,000 जाना 20% फॉल होता है। आज का 20% फॉल और तब का 20% सेम है, पर रुपए में बहुत फर्क पड़ गया। तब 1,000 रुपए टूटा, बट आज अगर 20% टूटा तो कितना होगा? 1.35 का, बताओ, 1.20 के आसपास, मतलब मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 27-28 हजार जाएगा, तो इतना टूट जाएगा। तो इतने में लोगों को लगेगा हाई क्रैश आ गया, है ना, बट आपके मम्मी पापा ने जो गोल्ड लिया भूल गए। तो जो लोग मैंने इन्वेस्टिंग से अमीर बनते हुए देखे ना, वो यही लोग होते हैं। प्रॉपर्टी ली भूल गए, गोल्ड लिया भूल गए। बीच में अगर आपके पापा ने कोई घर खरीदा, बीच में कोई आके बोलने लगे अरे अभी ना कांग्रेस की जगह बीजेपी आ रही है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ रही है, रियल एस्टेट का ये हो जाएगा, ये हो गया, और उस चक्कर में वो बीच में सोचते अरे मैंने 1 करोड़ का घर लिया था, 80 लाख का रह गया, चलो बेच देते हैं, निकल जाते हैं। तो फिर वो कभी 1 करोड़ के घर की वैल्यू 5 करोड़ बनती ही नहीं, है ना, वो कभी नहीं होता। पॉइंट क्या है कि जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको अलग अलग रखना है। आपने बोला आगे क्या होगा, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे बस इतना पता है कि इन्फ्लेशन को गोल्ड बीट करता रहेगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता रहेगा। हो सकता है 5 साल में ना दिखाए, अगले 5 साल में दिखा दे। तो लॉन्ग टर्म में मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड एक हेज की तरह खड़ा हुआ है कि मार्केट भी क्रैश करती है तो गोल्ड अपनी वैल्यू रखेगा, ठीक है। मैं रोड पर नहीं आऊंगा क्योंकि गोल्ड मेरे पोर्टफोलियो का एक पार्ट है, रियल एस्टेट मेरे पोर्टफोलियो का एक पार्ट है, स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो का एक पार्ट है। तो जब आप इन्वेस्टर की तरह सोचोगे तो फिर आप डेली का उतार चढ़ाव देखकर अपना बीपी नहीं बढ़ाओगे। आप कहोगे मुझे क्या पता, आपकी मम्मी को मैं पूछूंगा गोल्ड का भाव क्या है, वो गोल्ड की चेन पहन रही है, पर उन्हें नहीं पता कि गोल्ड का रेट क्या है। हाँ बढ़ रहा है, ठीक, गिर रहा है तो क्या वो बेच देंगी? नहीं। तो ऑलवेज द इन्वेस्टर्स विल मेक मनी। चांदी जब गिर रही थी तो लोगों को अरे ये तो पता नहीं क्या होगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने मतलब हम घर में अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के इन्वेस्ट करते हैं। मेरे ब्रदर के पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा आप अमाउंट कह सकते हो ETF में पड़ा हुआ था सिल्वर में। हमने क्यों खरीदा? एज एन इन्वेस्टमेंट। जब वो गिर रहा था हम खरीदते जा रहे थे,
जब वो बढ़ रहा था हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें एक प्रॉपर्टी लेनी थी, हमने सिल्वर बेच के प्रॉपर्टी ले ली, तो एसेट से एसेट ले लिया। बट पॉइंट क्या है, अब कोई मुझे कहे कि मैंने सिल्वर बेची थी, हो सकता है मेरे को एग्जैक्ट रेट याद नहीं, मान लो 1-1.5 लाख के रेट पे बेच दी होगी, मैं 50-60 हजार से एक्यूमुलेट कर रहा था, मेरी तो डबल ही हो गई, ठीक है, मैंने बेच दी। आज मुझे कोई बोले तू बेवकूफ था, और उसके बाद मैंने फिर से खरीदनी शुरू कर दी, मतलब जिस भी रेट पे आ रही है वो गिरती है तो हम खरीदते हैं, हमारा रूल है। सो मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली, वो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। तो रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिखे आप लेते रहो, अब बढ़ते हुए के टाइम में फोमो में मत आओ कि हाई गोल्फ कोर्स रोड के रेट इतने हो गए अब मैं खरीद लेता हूं, ठीक है। तो अब क्या आप खरीदने जाओगे तो आप फोमो में हो सकता खरीद लो, तो अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। सो लास्ट पॉइंट क्या है इसी के अंदर, अगर आप एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहे हो तो क्या करो, अपनी बास्केट्स बनाओ, गोल्ड सिल्वर के पीछे मत भागो। जिस लड़की के पीछे भागते हैं वो भाव नहीं देती, कॉलेज में ऐसे देखा होगा, ठीक है। मतलब मैं यूथ को समझाने के लिए समझा, तो गोल्ड सिल्वर एक बास्केट का पार्ट है। मेरी अपनी बास्केट में बता रहा हूँ, थोड़ी सी डाइवर्स है, उसे समझना। मेरे पास ETFs है, ठीक है, इंडियन मार्केट के ETF है, मार्केट के अंदर सेक्टर्स अलग अलग है। सर ETF जो नहीं जानते ETF क्या होते हैं? सो ETF इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड और सिल्वर के भी ETF होते हैं। ETF में क्या है, एक फंड है, उसमें आप पैसे लगा दो, मतलब 22 रुपए में आपको सिल्वर का एक फंड मिल जाएगा, एक यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो सिल्वर अगर 10% ऊपर बढ़ेगा तो ये भी 10% ऊपर बढ़ जाएगा, सिल्वर गिरेगा तो ये भी गिरेगा। तो ये एक तरीके से सिल्वर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। और जितने का आप ETF खरीदते हो उतने का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसका ETF होता है वो लॉकर में स्टोर रखती है, तो उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है। और इसमें सेबी बीच में, मतलब सेबी रेगुलेटेड फंड्स होते हैं। सो ETF सारे सेबी रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट की गारंटी एक तरीके से समझो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और इसमें GST भी नहीं लगता, अगर आप ज्वेलर से लेने जाओगे तो GST लगेगा, इसमें GST नहीं लगता। सो गोल्ड और सिल्वर का एक ETF हो गया। फिर मेरे पास इंडियन मार्केट के निफ्टी, बैंक निफ्टी, ITBs, FMCG, इंफ्रा, कंज्यूमर बीज, इसी तरीके से आउट ऑफ इंडिया के हैंग सेंग, MAH के टेक, नैस्डैक, तो एक बहुत बड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो है। ऑटो का भी ETF है मेरे पास, ठीक है, इंफ्रा का भी ETF है। तो इस तरीके से ETFs हो गए, मतलब वो स्टॉक्स जो इन सेक्टर्स में काम करते हैं। फिर मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, REITs, तो उन्हें भी मैं ट्रैक करता हूँ। इंडिया में 3 ही है। और फिर 2 मेरे पास मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स है, तो वो एक अलग बास्केट हो गई। तो मेरे ऑफिस में मैंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं सिर्फ इस काम के लिए, वो पूरे दिन ये ट्रैक करते हैं नीचे के, बस उसे खरीदना। अपना वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं 3 बजे का उनके फोन में भी अलार्म लगा, पहले मैं खुद करता था, अब मैं कभी कभी बिजी हो जाता हूँ, आपको पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता मार्केट में क्या हो रहा है। तो 2 लोगों की ड्यूटी है, वो ये चेक करेंगे हमारे पूरे घर के जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उसमें ये देखेंगे हमने क्या खरीदा हुआ है, अलग अलग बास्केट्स बनी हुई हैं, जो गिरा हुआ उसे खरीद लो, और एक प्रपोर्शन में हम खरीदते, ठीक है। तो सिल्वर गोल्ड जब गिर रहे थे तो हम एक्यूमुलेट कर रहे थे, अब वो ग्रोथ दिखा रहे हैं, अभी कुछ और गिर रहा है मार्केट में, वो हम खरीद रहे हैं, जब वो चलेगा तो उसमें मजा आएगा। सो है क्या, एक चीज के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि जिसमें इन्वेस्टमेंट कर दी अब वो इन्वेस्टमेंट अपना रंग दिखा रही है, अब फोमो के चक्कर में उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, जब वो चीज गिर रही थी तब उसमें इन्वेस्ट करना। तो आप गोल्ड और सिल्वर की रैली काफी हद तक मिस कर चुके हो सकता है यहां से डबल भी होने वाली हो सिल्वर, मुझे नहीं पता। तो होगा क्या, यहां से ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी, मैं फिर खरीदूंगा, तो मैं डिप्स पे खरीदता रहूंगा, वो मेरा रूल है। तो हो सकता है 3 लाख जाए, 3 लाख के बाद 2,80,000 आए, तो मैं 2,80,000 पे भी खरीदूं। सो वो मेरा रूल है। और ज्यादा गिरती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, मतलब उसके अंदर भी हमारे रूल्स हैं कि अगर मंथली ट्रेंड तोड़ेगी तो 1% तोड़ने पे 1 लाख का ले लेंगे। अभी 1% तोड़ने पे सिर्फ 10,000 की ले रहे हैं एक अकाउंट में, तो मान लो 4-5 अकाउंट में भी 1% टूटने में 50,000 की सिल्वर खरीद रहे हैं, बट वो 50,000 की करते 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 वो एक्यूमुलेट होते हुए कई करोड़ की भी हो सकती है। Correct. तो उसमें टाइम जरूर लगेगा, बट लोगों को यहाँ पे समझाना ये है कि गोल्ड और सिल्वर की रैली के लिए आप फोमो में मत आइए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है ETF खरीदो, देखो जब भी कोई टूटा हुआ है तब खरीदो, और बढ़ने पे रिलैक्स करो, कुछ नहीं करना। हम ऊपर के भाव पे खरीद लेंगे बट हमें डिप्स पे खरीदना है, और गिरती जाएगी तो खरीदते जाएंगे। तो फिर ये नहीं सोचना कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, वो एवरेजिंग हो रही है नीचे के भाव पे, फिर चलेगी, फिर पैसा आएगा। और लॉन्ग टर्म में ये जितनी चीजें मैंने बोली, गोल्ड सिल्वर, आपके इंडियन मार्केट के ETFs, आपके इंटरनेशनल ETFs, मतलब इक्विटी ETFs, इसके अलावा जैसे मैंने बोला आपको
रिट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये सबकी वैल्यू बढ़नी है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपके रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, जीरो है। तो रुपए अपने पास बस उतने रखने जितने इमरजेंसी के लिए चाहिए, बाकी सारा पैसा इन्वेस्टेड रखो, सारा पैसा इन्वेस्टेड रखो। दैट्स द आंसर। सर लोग कहते हैं कि गोल्ड सेफर ऑप्शन है और सिल्वर है वो थोड़ा रिस्की है, तो 2026 के कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है? यार एक साल से डिसाइड नहीं होता कि सिल्वर ने ज्यादा रिटर्न दे दिया तो सिल्वर अच्छा हो गया। सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है। अभी इंडस्ट्रियल डिमांड आ रही है, मान लो कल को मैं पढ़ रहा था कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होके सिल्वर का सब्स्टिट्यूट निकल गया। ओके। मान लो जैसे अभी क्या होता है, जैसे आप वायर देखते हो, आपके घर में वायर लगी, ठीक है, तो वायर में कॉपर लगा, कॉपर, बट कॉपर महंगा है, तो आजकल मार्केट में एल्यूमिनियम वायर्स आ गई। तो मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी देखनी होती है, ठीक है, कि तार हीट ना मारे, कंडक्शन अच्छा हो, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अब चांदी की तारें तो बन नहीं सकती, तो कॉपर की तारें बनती हैं, है ना। और कॉपर भी महंगा पड़ रहा है, तो अब एल्यूमिनियम की तारें बन रही हैं। आप समझ रहे हो? तो कल को हो सकता है इंडस्ट्रीज कोई ऑल्टरनेट निकालें कि चांदी इतना महंगा हो गया, क्या कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके काम चल सकता है? ये 100% पे है तो 99.5% भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऑल्टरनेट पर अगर आ गए तो हो सकता है आपको सिल्वर से ज्यादा कॉपर रिटर्न दिखाने लग जाए। अब आपने कॉपर में तो इन्वेस्ट नहीं किया, फिर फोमो में आओगे। समझ रहे हो? फिर फोमो में आओगे, क्योंकि वो प्रीशियस मेटल की कैटेगरी में नहीं है, बट वो प्रीशियस बन सकता है, क्योंकि अगर सिल्वर इतना महंगा हो गया तो क्या करेंगे? तो अगेन हम लोग फोमो में आ जाते हैं। पॉइंट क्या है, मैंने इतने सालों में क्या समझा है, ये जितने लोग आके बकवास करते हैं, बकवास ही लगती है मुझे, कि अभी ये बढ़ रहा है इसे खरीद लो, अभी ये बढ़ रहा है इसे खरीद लो, अभी ये बढ़ रहा है इसे खरीद लो। जब गिर रहा है तब काट के लॉस बुक करके बाहर निकलो। तो ये क्या हो गया? ये ट्रेडिंग हो गई। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, और जब भी आपके पास पैसे सरप्लस में है, आप हर महीने कुछ ना कुछ कमा रहे हो, कुछ पैसे आप एक्स्ट्रा निकालते हो, 5,000 10,000 कुछ भी बचता है, तो आप ये देखो जो चीज गिरी हुई है मैं उससे खरीदता रहूं। अल्टीमेटली दैट हैज बीन द बेस्ट अप्रोच एज ऑफ नाउ फॉर मी। मतलब मेरे लिए क्लियर है भैया, मैं कम रेट पे बढ़िया चीज को खरीदता चला जाऊं, वो पैसा देती चली जाएगी। दैट इज माई होल ऑब्जेक्टिव, लोगों को समझाने के लिए। तो क्या गोल्ड बेटर है? आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, इसके लिए होता है गोल्ड सिल्वर रेशियो। आप गूगल पर जाएंगे, आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो मिलेगा। अभी के टाइम पे गोल्ड सिल्वर रेशियो 50 के आसपास चल रहा होगा मेरे हिसाब से। सो 50 के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपनी एक राइट वैल्यूएशन पर है। तो जब भी ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 के ऊपर जाता है, तो इसका मतलब होता है सिल्वर अंडर वैल्यूड है, आप सिल्वर को खरीदो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का ऊपर जाना समझाता है 80 के ऊपर कि सिल्वर अंडर वैल्यूड है, सिल्वर को खरीदना चाहिए। और अगर 50 के नीचे चला जाता है तो फिर गोल्ड को खरीदना चाहिए। तो हिस्टोरिकली इस रेशियो को फॉलो किया जाता है। लोग भी इस रेशियो को फॉलो कर सकते हैं। कभी गूगल पे डालेंगे तो तुरंत गोल्ड सिल्वर रेशियो सर्च करो, क्या आ रहा है? मेरे हिसाब से अभी जैसे मैंने बोला 50 के आसपास, 56 के आसपास होगा। तो अगर ये 40 के नीचे निकल जाए तो फिर गोल्ड को खरीदना है, 80 के ऊपर निकल जाए सिल्वर को खरीदना है। बीच में अभी जैसे मैंने बोला दोनों अपनी राइट वैल्यू के ऊपर है, तो ये लोगों की चॉइस है। सर इंडिया में गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस है, इनको डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? या गोल्ड सिल्वर का प्राइस तो इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। फिर हमारी थोड़ी सी कस्टम ड्यूटीज जो लगती हैं उसके ऊपर, उससे फैक्टर हो जाता है कि गोल्ड का प्राइस क्या होगा। इट इज टोटली डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो अगर जैसे अभी सिल्वर की कंसेक्यूटिवली अगर हम पिछले 5 साल की सप्लाई देखें तो कम चल रही है, डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए प्राइस भागता जा रहा है। अगर कभी भी सप्लाई ज्यादा आ गई, कोई ऐसी माइन निकल गई जिसमें सिल्वर बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया, या फिर डिमांड कम हो गई, मैंने कहा कि कोई और ऑल्टरनेट आ गया, कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके कुछ काम होने लग गया, तो उससे होगा क्या कि डिमांड गिर जाएगी तो रेट गिर जाएंगे। सारा डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही प्राइसेस डिपेंड करते हैं। एंड गोल्ड के अंदर अभी अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो क्या इस टाइम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर अभी गोल्ड ओवर प्राइस्ड है? आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लमसम इन्वेस्टमेंट जो है, अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो जैसे हम लोग चार्ट देखते हैं तो चार्ट पे मूविंग एवरेज लगता है। कम से कम मैं कहता हूं अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एसेट अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास होना चाहिए। अभी गोल्ड और सिल्वर बहुत ऊपर चल रहे हैं, सो क्या मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करूंगा? शायद अभी नहीं, ठीक है। बट पॉइंट क्या है कि आपको भी करना है तो क्यों करना है लमसम इन्वेस्टमेंट? क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे गोल्ड और सिल्वर स्टोर ऑफ वैल्यू है, पैसे कमा के नहीं देते। जैसे शेयर्स आप खरीदते हो, तो जब शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी के, तो कंपनी प्रॉफिट बना रही है और प्रॉफिट का हिस्सा आपको एज ए डिविडेंड भी देगी, ठीक है। और कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा ग्रो होगा।
Correct. गोल्ड और सिल्वर टोटल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। तो यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट अभी तो नहीं करनी चाहिए। जब कोई क्रैश आए मेजर गोल्ड और सिल्वर के अंदर तब आप सोचिएगा, वरना डिप्स पे बाइंग करो, वो बेस्ट है। अगर आपको जैसे 1 लाख रुपए लगाना है तो थोड़ा थोड़ा 5-5 हजार रुपए करके जब भी डिप आता है डिप पे लगाओगे तो एवरेजिंग हो जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, सिल्वर को पुअर मैन गोल्ड बोला जाता है, तो क्या 2026 के अंदर इसकी जो इमेज है वो चेंज हो सकती है? अभी तो हो गई है, अभी तो कोई पुअर मैन के लिए नहीं रहा सिल्वर। ठीक है, बहुत महंगा हो गया है, 2.5 लाख। हाँ, तो मेरी शादी में मेरे को एक सिल्वर की ना एक ईंट मिली थी, मेरी सासू माँ ने दी थी, तो वो 1 किलो चांदी थी। अब मेरे साथ मुझे याद नहीं, बट शायद 50,000 रुपए के अंदर आ गई होगी वो, 50,000 रुपीज के अंदर। तो 50,000 रुपए की 1 किलो चांदी, आज वो चांदी 2.5 लाख के ऊपर निकल गई है। ठीक है, सो वो अब 2.5 लाख रुपए की चीज, मतलब वो पुअर मैन के लिए तो नहीं है, पर ठीक है, पुअर मैन गोल्ड इसलिए हो सकता है कि गोल्ड तो वैसे ही बहुत महंगा है, तो लोग सिल्वर खरीद रहे हैं, सिल्वर की ज्वेलरीज भी पहन रहे हैं, तो कुड भी, बट काफी ज्यादा बढ़ चुका है रेट। सर, एक आम आदमी को ये चीज समझ नहीं आती कि रेट कट्स से और जियोपॉलिटिकल टेंशन से जो गोल्ड का प्राइस है ये कैसे चेंज होता है? सो रेट कट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इंडिया में आरबीआई जब करती है, यूएस में जब फेड करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि रेट कट या रेट इंक्रीज से, मतलब जो फेडरल अथॉरिटीज हैं, जब वो रेट डिसाइड करती है, तो रेट किस चीज का होता है पहले तो इसे समझिए। ये रेट होता है कि किस परसेंटेज पे आपको पैसा मिलेगा। अगर आप बैंक पे जाएंगे, अगर रेपो रेट कम होते हैं तो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स जो आपके सेविंग अकाउंट पे हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा ब्याज मिलने लग जाती है आपकी एफडी पे, आपके सेविंग अकाउंट पे। बट जब रेट कट होता है तो लोन भी सस्ते हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर रेट कट हो रहा है तो लोन सस्ता हो रहा है। जब लोन सस्ता हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, पैसा उठा के रिस्की एसेट्स में डाल देते हैं। रिस्की एसेट्स क्या होते हैं? आपके स्टॉक्स, इवन गोल्ड एंड सिल्वर, इवन क्रिप्टो, ये सब रिस्की की कैटेगरी में। तो जब रेट कट हुआ तो हुआ क्या कि अगर किसी ने मान लो 1 करोड़ उठाया, इंडिया के अंदर तो फिर भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यूएस में और कम है, तो मान के चलो कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में 2% पे उसे पैसा मिल गया, तो साल के उसे सिर्फ 2 लाख रुपए भरने। बट अगर मार्केट्स में इन्वेस्ट करके उसने 10% बना लिए तो 8% का मुनाफा कर लिया। तो लोग क्या करते हैं, जब भी रेट कट होता है पैसे उठाते हैं और रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मार्केट्स बढ़ जाती है। इनफैक्ट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, अब इंडस्ट्री चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, लोन सस्ते में मिल गया। तो जब लोन सस्ते में मिल गया इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो क्या हुआ कि फैक्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है, फैक्ट्री का मुनाफा बढ़ेगा, तो फैक्ट्री के शेयर के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो रेट कट होने से शेयर्स बढ़ते हैं, कॉमोडिटीज बढ़ती हैं, उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। बट जब रेट बढ़ता है तो अभी तक लोगों ने वो देखा नहीं है, क्योंकि अभी ये सारे नए नए लोग हैं, कोविड के बाद आए हुए मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने रेट इंक्रीज होते हुए नहीं देखा। तो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा, देश की आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल करना होगा, रेट इंक्रीज भी करे जा सकते हैं। और जब रेट इंक्रीज करे जाएंगे तो वैसी लाल कैंडल लोगों ने देखी नहीं होंगी, मतलब आपकी स्क्रीन से तोड़ के नीचे फर्श के अंदर घुस जाएंगी। ठीक है, ऐसी लाल कैंडल बनेंगी अगर रेट इंक्रीज हो गए। तो रेपो रेट इंक्रीज होने से मार्केट, कमोडिटीज, क्रिप्टो ऑन द मूव गिरेंगी, बहुत बुरी तरीके से गिरेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो लोग इवेंट के टाइम पे ट्रेडिंग भी करते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको ट्रेड करना है नहीं करना, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है रेट। और सर एक और चीज की, शेयर मार्केट वॉलेटाइल है, जैसे अभी आपने बताया वॉलेटिलिटी, तो शेयर मार्केट वॉलेटाइल है, तो गोल्ड का प्राइस क्यों राइज कर रहा है? शेयर मार्केट और गोल्ड का ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। गोल्ड का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपके रुपये का प्राइस नीचे है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप कह रहे हो गोल्ड बढ़ रहा है, मैं कहता हूँ क्या नहीं बढ़ रहा भाई, रियल एस्टेट नहीं बढ़ रहा क्या? एक बार जाओ जरा प्रॉपर्टी खरीदने, पता लगेगा। मतलब क्या नहीं भाग रहा है, हर एसेट का रेट बढ़ रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने गलत शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो देख रहे हैं अपना पोर्टफोलियो कि भैया मेरे को तो नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट चल नहीं रहा। ये कोई भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूँ कि आप रूल्स को फॉलो करो। आप मार्केट के टॉप पे खरीद रहे हो, फिर कह रहे हो मुझे नुकसान हो रहा है। आज गोल्ड सिल्वर हो सकता है, मुझे क्या पता मार्केट का टॉप हो ये, मार्केट के टॉप पे आप खरीद लोगे, फिर नीचे आ जाएगा, आपको गोल्ड सिल्वर में नुकसान हो गया।
तो लोगों को नुकसान होगा फोमो के चक्कर में, वो होना तय है। सर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना और रशिया के जो बैंक्स हैं ये दबाकर सोना और चांदी खरीद रहे हैं, तो ये क्यों है, ये चीजें ऐसे क्यों कर रहे हैं अभी चाइना, मतलब बैंक्स वगैरह इंटरनेशनल वाले? हमारा आरबीआई भी है या किसी भी कंट्री के बैंक्स होंगे बड़े, वो अपने पास डॉलर रखते हैं। अगर आप देखोगे डॉलर की भी वैल्यू लूज हो रही है और अब लोगों को आगे डॉलर से हटना है, डॉलर पे ट्रस्ट कम है, तो लोग डॉलर के बदले में ना गोल्ड को प्रिजर्व कर रहे हैं। मैंने बोला गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। गोल्ड, अभी एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, गोल्ड बनाने की कोशिश करी गई थी लेड से, बट वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, स्टेबल नहीं हो पाया था गोल्ड। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि गोल्ड बन जाए लैब्स में, तो गोल्ड के रेट ही खत्म हो जाएंगे। कोई चांद से जाके गोल्ड को माइन करके ले आए तो भी हो सकता है, बट वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट पॉइंट क्या है कि गोल्ड और सिल्वर पर भरोसा है, गोल्ड पर तो खासकर, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखोगे ना, हिस्टोरिकली गोल्ड एक बार में 10% इमीडिएटली नहीं गिरता, चांदी गिर सकती है। तो 10% कोई चीज नहीं गिर रही है एकदम से, तो स्टेबल मानी जाती है। जो डॉलर है वो टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू लूज कर रहा है और गोल्ड टाइम टू टाइम अपनी वैल्यू गेन कर रहा है। तो इसीलिए सारे बैंक्स गोल्ड को स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो डॉलर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो अपने पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा उस वो कंट्री उतनी ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी। दैट इज द मेन रीजन दे आर स्टोरिंग द गोल्ड। आजकल फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे काफी डिजिटल गोल्ड की एड्स चल रही हैं कि 10 रुपए में भी आप सिल्वर और गोल्ड खरीद सकते हैं, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करा जा सकता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले सेबी ने वार्निंग भी इशू करी थी कि जो ये डिजिटल गोल्ड आप इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग ऐप से, सेफ नहीं है, इनकी बैकिंग नहीं है। अगर आपको सस्ता ही खरीदना है, 10-20 रुपए में खरीदना है, आप ईटीएफ खरीदो, उसमें सेबी गारंटी लेता है, सेबी रेगुलेट करता है ना उसे। आपको ईटीएफ खरीदने चाहिए, अपने डीमेट अकाउंट में जाकर ईटीएफ खरीदो। ये अलग अलग ऐप से एक तो नहीं खरीदे। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 फैक्टर, आपका जीएसटी लगता है। ईटीएफ में जीएसटी नहीं लगता, तो डिजिटल गोल्ड में आपका जीएसटी लग रहा है, तो ये आपके लिए एक लूप होल है। 3% फालतू दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? 3% मजाक है? 3% की रिटर्न कमाने के लिए आधा साल लगता है, एफडी 6% साल का देती है, तो तुम्हारी 6 महीने की रिटर्न तो पहले जीरो हो गई जीएसटी बढ़ते ही। तो अगर आपको डिजिटल लेना ही था तो ईटीएफ लो, उसमें सेबी की गारंटी है, 10 करोड़ का ले लो, सेबी देखेगी, और आपके ब्रोकर के पास भी स्टोर नहीं होता, सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास स्टोर होता है, तो डेपोजिटरीज के पास स्टोर हो रहा है, तो यहां पर गवर्नमेंट की गारंटी है। तो डिजिटल गोल्ड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप खरीदने जाओगे कोई और भाव मिलेगा, बेचने जाओगे कोई और भाव मिलेगा। चोरी है साला, सीधा सीधा चोर है ये लोग। खरीदते हुए अलग रेट, बेचते हुए अलग रेट। आप ईटीएफ खरीदो, जिस भाव पे खरीद रहे हो तो वहां पे बिड आस्क दिखता है, उसमें स्प्रेड भी ज्यादा नहीं होता, स्प्रेड मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो आप ऑलमोस्ट जिस भाव पे खरीद रहे हो ऑलमोस्ट उसी भाव पे आप बेच सकते हो। तो अगर बाइंग और सेलिंग का रेट भी सेम नहीं मिल रहा तो मैं डिजिटल गोल्ड क्यों खरीदूं? आज मैं अभी, आप अभी खरीदोगे 1,35,000 पे आपने खरीदा, 1,40,000 पे आपने खरीदा, बेचने जाओगे 1,35,000 का बिकेगा, 5,000 का नुकसान। परसेंटेज में सोचो हमेशा। तो वो लोग आपको लूट रहे हैं। बिल्कुल नहीं खरीदना है, सिर्फ ईटीएफ्स खरीदने। अगर आपको डिजिटल खरीदना उससे बढ़िया तो फिजिकल खरीदना। आपको अगर फिजिकल स्टोर कर करना पड़ता है वो अलग बात है, बट सोने की चेन मम्मी को गिफ्ट करोगे अच्छे ही लगे, वो संभाल के रखती है, उनका कहीं नहीं जाता। सर फिजिकल, ईटीएफ्स और डिजिटल में बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है? ईटीएफ ऑलवेज, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इवन म्यूचुअल फंड भी नहीं खरीदने चाहिए गोल्ड और सिल्वर के, वो भी स्कैम है। पूछो कैसे? कैसे? इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं गोल्ड और सिल्वर के, वो फंड ऑफ फंड है, उसे एफओएफ बोलते हैं। एफओएफ का मतलब होता है कि अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड ईटीएफ में पैसा लगा रहा है। तो वो क्या कर रहा है तुमसे, ईटीएफ का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, मान लो 0.5% का एक्सपेंस रेशियो है ईटीएफ का, आपको म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है 0.2 का, तो आपको क्या लगेगा सस्ता क्या है म्यूचुअल फंड? नहीं, 0.2 तो वो लेगा ही म्यूचुअल फंड के नाम पे, और 0.5 ईटीएफ का भी कटेगा, तो तुम्हारा डबल कट रहा है, 0.7 कट रहा है। 0.7 समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड्स में तो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के, वो तो स्कैम है सीधा सीधा। आपको ईटीएफ ही खरीदने चाहिए, अल्टीमेटली ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड और सिल्वर के। जिन लोगों की कमीशन बनती है म्यूचुअल फंड में, वो लोग वो पिच करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, उनके करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। सर लास्ट में एक मास्टर प्लान ऑडियंस के लिए कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्हें कितना अमाउंट सिल्वर में, कितना अमाउंट स्टॉक मार्केट में, कितना अमाउंट उन्हें गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी तो आप एक काम करो, 1 लाख रुपए की पूरी पूरी एफडी करो, या फिर आप डेट म्यूचुअल फंड खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीदो या डेट ईटीएफ खरीद लो।
जैसे आप लिक्विड केस है, लिक्विड 20 खरीद लो। हाँ जी। पहले तो शांति से बैठो, 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, जल्दबाजी किस चीज की है? अगर तुम्हें अमीर बनने की जल्दबाजी है, कसीनो जाओ, ये वीडियोस तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है? इन्हें मत सुनो। 1 लाख रुपए है, पहले उसे चुपचाप से डेट में रखो। डेट में क्या है? साल का 6% का ब्याज मिलेगा, ठीक है? वो पैसा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को तो मैंने एडजस्ट कर दिया उसी वक्त। अब मुझे क्या करना है? मुझे अपनी बास्केट बनानी है। जैसे आपने बोला गोल्ड सिल्वर, एक गोल्ड 20, एक सिल्वर 20, या गोल्ड के सिल्वर के ETF अपने में ऐड कर लो। निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 20 या निफ्टी का कोई भी ETF एक रख लो, एक मिड कैप का रख लो, एक स्मॉल कैप का रख लो, ठीक है? ETF रख लो। इसी तरीके से 1-2 और आप इन्वेस्टमेंट क्लास जो भी आप रखना चाहते हो आप वो रख सकते हो। अब आपको क्या करना है उसके बाद? जैसे जैसे आप एक परसेंटेज बनाओ कि भाई अगर 1% टूटेगा तो मैं 1000 रुपए डाल, 2% टूटेगा 2000 डाल, 5% टूटेगा 5000 डाल। तो आप क्या करो, और सिल्वर के अंदर कम रखना। जैसे अगर आप कह रहे हो कि 1 लाख रुपए में डालूंगा, सॉरी 1000 रुपए में डालूंगा निफ्टी के गिरने पे, निफ्टी के 1% गिरने पे आप 1000 डालोगे, सिल्वर के 1% गिरने पे आप 100 रुपए ही डालो, क्योंकि सिल्वर बहुत जल्दी जल्दी गिरता हुआ आपको दिखाएगी। सिल्वर का ऐसे ही है, मतलब बढ़ती भी तेज है, गिरती भी तेज है, तो वॉलेटाइल ज्यादा है। तो वॉलेटाइल जो चीज है उसके अंदर थोड़े कम पैसे लगाने, थोड़ा ऐसा कुछ बना लेना। तो होगा क्या कि जो चीज डाउन होगी उसमें आपका पैसा लग जाएगा, जो चीज डाउन होगी उसमें आपका पैसा लग जाएगा। बट जब आपका गोल्ड और सिल्वर में 20 से 30 हजार रुपए लग जाए तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट बंद कर देना, बाकी की सारी इन्वेस्टमेंट हमें इक्विटीज में करनी चाहिए। वैसे तो एक रूल होता है, क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस यंग है तो मैंने गोल्ड सिल्वर की ज्यादा बात करी, वरना एक रूल होता है 100 माइनस एज रूल। आपकी एज है 30 साल, तो आपको क्या करना है? 70% अपना पैसा इक्विटी मार्केट में डालना है और 30% आपको डेट में रखना है। अगर आपकी एज है 70 साल तो फिर 70% डेट में डालना है, 30% इक्विटी में लगाना है। तो ये एक सिंपल सा रूल होता है, बट ये रूल्स क्या है? सब्जेक्टिव है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं कि आपकी कोई डिजायर ज्यादा है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ना इक्विटी मार्केट ही ज्यादा रिटर्न देगी। ऑल्दो पिछले कुछ टाइम में गोल्ड सिल्वर ने रिटर्न्स दिए हैं, पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी को कोई बीट नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस हमेशा आउट बीट करेगी। तो बट फिर भी हम अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को लेके चल रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, कि अगर मार्केट गिरे तो ये बचा ले, तो ये पूरा पोर्टफोलियो नीचे ना आए। तो डाइवर्सिफिकेशन रखो 20 से 30% की, और स्टार्टिंग में पैसे को जल्दबाजी मत करो लगाने की, जल्दबाजी के अंदर नुकसान ही करोगे। पैसा बढ़ाने से ज्यादा पैसे को बचाना जरूरी है। पैसा बचा रहेगा तो बढ़ ही जाएगा, गवा दिया तो फिर कैसे बढ़ेगा? इंटरनेट पे रैंडम बंदों को फॉलो करके, किसी का टेलीग्राम फॉलो करके कोई स्टॉक खरीद लिया और स्टॉक डूब गया, फिर लेके बैठे रहो, विश्वास ही उठ जाएगा तुम्हारा स्टॉक मार्केट से। मैं चाहता हूं कि आपका लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बने कि ये मार्केट पैसा देती है, पेशेंट लोगों को जरूर देती है। दैट्स आंसर। सर काफी बढ़िया रहा हमारा गोल्ड और सिल्वर का टॉपिक वाला पॉडकास्ट, एंड काफी चीजें आपने बताई। एंड में अगर आप ऑडियंस को कुछ और आप उनको अपनी गाइडेंस देना चाहें, फिर एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहें, तो इससे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। देखो एक्सपर्ट तो कुछ नहीं है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं वही बताता हूँ। बाइंग ऑन डिप कंटिन्यू रखो, जो चीज गिरती रहे उसे खरीदते रहो, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठो। वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं, स्टॉक मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट टू टेक मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल एंड गिव मनी टू पेशेंट पीपल। सो जो पेशेंट है उसे पैसा अपने आप दे देगी मार्केट। बैठे रहो, क्रीज पे टिकना जरूरी है, क्योंकि विकेट गई तो सीधा वापस, बट अगर खड़े रहे तो छक्के की बॉलें बहुत आती हैं, मारेंगे ना हम, पर लॉन्ग टर्म मार्केट में बने रहना जरूरी है। दैट्स आंसर। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल रहा है वो हमेशा ये है कि अमेरिका फर्स्ट, तो जो उनके डिसीजन से इंस्टेबिलिटी आती है वो इंडिया के लिए सही है या गलत? गलती होती है। देखो यूएस का भला चाहेगा ट्रंप, भाई यूएस को ही बेनिफिट हो, वो कैपिटलिस्ट आदमी है। तो यूएस ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया, और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकती है। यार मैं तो चाहता हूँ हो जाए। देखो क्या है कि मार्केट क्रैश होती है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने। अब वेनेजुला यूएस के सामने इतना छोटा है जैसे हमारे सामने मान लो नेपाल। वेनेजुला के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल है, लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज से ज्यादा गोल्ड अकेले वेनेजुला के पास है। आपको पता है वेनेजुला की हालत इस वक्त क्या है? वेनेजुला में ह्यूमन फ्लैश खाया जाता है, इतनी गरीबी है वहाँ पे कि लोग इंसान काट के खा रहे हैं। अब इंडिया में ना हम
हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये लोगों को अपाहिज बना रही है। आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ग्लोबल टेंशन में हमेशा डॉलर आउट परफॉर्म करता है और इंडियन रुपी गिरता है। इंडिया की अगर हम इकोनॉमी देखें तो अभी हम ना नेट इंपोर्ट इकोनॉमी है। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। मतलब हम डिपेंडेंट है बाहर के देशों में, हम आत्मनिर्भर हो नहीं पाए। सो जब तक हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे तो हमें इंटरनेशनल करेंसी कम मिलेगी, और जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ज़्यादा तो हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं बनेगी। हमारी करेंसी की वैल्यू बनना ज़रूरी है। क्या दुनिया के दूसरे कोने में चली गोली हमारे पोर्टफोलियो को लाल कर सकती है? ट्रंप का मिलिट्री एक्शन हो या वेनेजुला का एक्शन, मार्केट लाल है, इन्वेस्टर्स डर के माहौल में है। तो क्या ये मार्केट का एंड है या अमीर बनने का रेयर मौका? आज हमारे साथ है फाइनेंस एक्सपर्ट पुष्कर राज ठाकुर, एंड आज हम सर से बात करने वाले हैं इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस पॉडकास्ट को लाइक कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइबर हमारे को और ज़्यादा मोटिवेशन देता है अच्छा गेस्ट लेके आने के लिए एंड आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट शूट करने के लिए। सर, आपने इतने सालों से स्टॉक मार्केट को देखा है, आपके हिसाब से वो गलती क्या है जो एक नया इन्वेस्टर करता है? नया इन्वेस्टर की सबसे मतलब कुछ बेसिक गलतियां होती हैं। सबसे पहली गलती होती है फोमो में इन्वेस्टमेंट करना। तो ज़्यादातर लोग क्या होता है, मार्केट में टॉप पर पैसा लगाते हैं एंड नोबडी नोज व्हाट इज़ द टॉप। बट होता क्या है, कोई ना कोई तो देख रहा है कि जहाँ पर आके रिटेल पैसा लगा रहा है, और वो रिटेल का पैसा आप कह लो जब्त कर लेते हैं। मतलब आपने जाके टॉप पे पैसा लगाया और वहीं से शेयर नीचे गिरना शुरू हो गया। तो या तो किसी ने आपको ऐसी पिक्चर दिखाई दी कि ये शेयर बढ़ने वाला है, मार्केट बढ़ने वाली है, पैसा लगाओ, और वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो ये कुछ पहली बेसिक गलती है कि आप फोमो में आके पैसा लगा देते हो। दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, और ट्रेडिंग भी डेरिवेटिव मार्केट में। अच्छा, आपको समझ नहीं है डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स हैं क्या, बट आपने डेरिवेटिव्स में काम करना शुरू कर दिया। सो जब आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो, तो नुकसान होना तय है। शेयर मार्केट में मैं ऐसा बोलता हूं, और ये एक साइकोलॉजिकल रूल भी है, व्हाट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। जो गलत हो सकता है वो तो होके रहेगा। तो जब तुमने कोई काम किया उसमें गलत क्या हो सकता है, तो अगर किसी काम में कुछ गलत हो सकता है तो वो होके रहेगा। बुरे से बुरा एक फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्रैश कर सकती है, कर ही जाती है। ये बुरे से बुरा है ना जो हो सकता है। चांद पे कोई यहाँ से मान लो एस्ट्रोनॉट जा रहा है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि मिशन फेल हो सकता है, होते ही है। ट्रेडिंग में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, पूरी कैपिटल जीरो हो सकती है, तो होता ही है। ये बुरे से बुरा हो सकता है, बट इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जो लोगों को पता ही नहीं होता। सो बिगनर की गलतियां क्या है, फोमो में इन्वेस्टमेंट करना, बहुत इनिशियली ट्रेडिंग करना शुरू कर देना विदाउट नोइंग व्हाट दे आर डूइंग, और फिर लॉस के अंदर जाके एवरेजिंग करना, जो चीज़ खत्म होने वाली है। इन्वेस्टमेंट में एवरेजिंग और ट्रेडिंग में एवरेजिंग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कुछ बेसिक गलतियां जो लोग करते हैं जो नए नए स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं। सर, लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, पर स्टॉक मार्केट में ये डर के आगे लॉस वाली चीज़ रहती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, आप अपने लॉस को कैसे बचा सकते हो। स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के अलावा। व्हाट इज योर रिस्क मैनेजमेंट? अगर चीज़ें साउथ जाती हैं, इफ थिंग्स गो साउथ, व्हाट इज द ऑल्टरनेट प्लान यू हैव? आप ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपने बाइंग करी, आपने सेलिंग करी, एक लिमिट के बाद लॉस ना हो उसके लिए क्या करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, हेज करते हो। क्या वो हेजिंग आपको आती है? पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है? कोई ऐसा स्टॉक जो पेनी स्टॉक है, क्या सारा पैसा उसी में तो नहीं लगा दिया? सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क मैनेज करना। ट्रेडिंग कर रहे हो, एक दिन में अगर 1% का भी लॉस ले लोगे तो 100 दिन लगातार लॉस करना पड़ेगा। टेक्निकली 100 से तो कम ही करना पड़ेगा, तो 1% डिप्लीट होगा, बट 1% की हम सिंपल मैथ्स की बात करते हैं तो 100 दिन या 3 महीने लगेंगे आपका कैपिटल जीरो होने में। बट पॉइंट क्या है कि आपको रिस्क और रिवॉर्ड समझ नहीं आता। लोग 1 लाख रुपए से यहाँ पर 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहां पे डर के आगे कोई जीत नहीं है, हार ही हार है। अगर मैथमेटिक्स को समझ के काम करोगे तो मार्केट काफ़ी रिवॉर्डिंग है। और अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उसे इंडेक्स फंड्स में से स्टार्ट करना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में घुस जाना चाहिए? नहीं, स्टॉक मार्केट में घुस के डायरेक्ट क्या कर रहा है वो,
स्टॉक्स की बात कर रहे हो स्टॉक्स आप। की, हाँ जी। इंडेक्स फंड्स कंपैरेटिवली सेफ इसलिए होते हैं क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंडेक्स जैसे निफ्टी, आपका मिड कैप, स्मॉल कैप, इनके इंडेक्स बने हुए हैं। तो इंडेक्स में क्या होता है, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां मार्केट कैप के अकॉर्डिंग उसमें आप पैसा लगा रहे हो, और उसमें रीबैलेंसिंग भी होती रहती है। मतलब अगर कोई कंपनी टॉप में नहीं है तो बाहर निकल जाती है और टॉप वाली ही सस्टेन करती है। सो पॉइंट क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि आप इंडेक्स में पैसा लगाओगे तो फायदा होगा। इसी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सो सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स बीएससी के ऊपर टॉप 30 कंपनी से मिलकर बनता है। सेंसेक्स शुरू हुआ था 1 जनवरी 1986 में। अब 1986 में जब शुरू हुआ था तब भी उसमें 30 कंपनियां थी। क्या आपको लगता है आज भी उसमें वो 30 कंपनियां होंगी? वही सेम ही होंगी कंपनियां? नहीं। 1986 से आज हम 2026 में आ गए हैं। इतने सालों के अंदर सेंसेक्स के अंदर सिर्फ 4 कंपनियां हैं जो 1986 से अभी तक सेम है। बाकी की 26 कंपनियां चेंज हो चुकी हैं। तो जो मार्केट में परफॉर्म करेगा वो इंडेक्स का पार्ट रहेगा, इसलिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेस्ट है। आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, इंडेक्स में है तो चल रही है और इंडेक्स चलेगा ही, बात खत्म। ठीक है सर, नया इन्वेस्टर आता है तो ना वो सबसे पहले सोशल मीडिया पे चले जाता है, ठीक है, वो वहाँ पे जाके चेक करता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है, कुछ कहते हैं बुल रन होने वाला है, तो बुल रन शुरू हो रखा है। तो इस चीज़ में नया इन्वेस्टर ये इन्फॉर्मेशन और नॉइज़ के बीच में वो कहाँ से उसको सही इन्फॉर्मेशन मिले? देखो, नया इन्वेस्टर जो करना चाहता है इन्वेस्ट, दो चीज़ें हैं, क्या उसके पास लमसम पैसा है या उसको हर महीने इन्वेस्ट करना है। अगर SIP करना है तो नॉइज़ को अवॉइड करो, भाड़ में जाएं लोग, जो होगा मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा। तो SIP से आप पैसा बना लोगे। सो अगर हम जापान का एग्जाम्पल लेते हैं तो 1989 से लेकर अभी 2024 तक जापान की मार्केट ने पता है कितने रिटर्न्स दिए थे 34 ईयर्स में? 0। जापान की स्टॉक मार्केट ने रिटर्न्स ही नहीं दिए। अब लोग कैसे रिटर्न्स निकालते हैं कि हाई से लेकर हाई देखना। ऐसे तो फिर सिल्वर ने भी कोई रिटर्न नहीं दिए, क्योंकि 1980s के अंदर सिल्वर ने टॉप बनाया था और वो टॉप अभी 2025-26 में जाके टूटा है। तो ऐसे तो कहोगे 1980 से सिल्वर ने कोई रिटर्न ही नहीं दिए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। वो टॉप से टॉप पकड़ा तुमने, जो वो नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर हो रहा था। अगर कोई SIP कर रहा होता तो क्या पैसा बना होता? 100% बना होता। तो 34 सालों में जापान की मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए, मैंने मान लिया, बट अगर कोई SIP कर रहा होता और उसने पैसे नहीं बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मार्केट गिर रही थी तब भी तो SIP हो रही थी और जब मार्केट ऊपर चढ़ने लगी तो पैसे देने लग गई। दूसरी चीज, इसमें डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड तो आएगा ही आएगा। अब डिविडेंड क्या चीज है? जो कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती हैं, ठीक है? तो डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है अगर आपके पास स्टॉक्स होते हैं, और अगर ETF होते हैं तो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा निफ्टी 20 की रिटर्न निफ्टी से ज्यादा दिखेगी। तो इसीलिए आपको SIP करनी चाहिए। तो नया इन्वेस्टर है, SIP करते रहो। जापान की मार्केट है रिटर्न इसलिए भी नहीं दी क्योंकि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो इंडिया में आपको 3, 4, 5, 6% मिलता है ना ब्याज, जापान में मिलता है 0, ठेंगा। स्विट्जरलैंड में तो माइनस में है, मतलब पैसा कटता है बैंक में पैसे रखने से। कहने का मतलब है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स भी तो नहीं है, बट आपको अगर आप पाकिस्तान में पैसा रखोगे अकाउंट में तो बहुत पैसा मिलेगा, उनकी करेंसी नीचे जा रही है। अगर आप युगांडा, अफ्रीकन कंट्रीज में रखोगे उनकी स्टॉक मार्केट भी बहुत तेज भाग रही है। तो हमेशा मार्केट आपके जो बैंक में पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न देगी। सर, तो अभी बात होगी जैसे ग्लोबली, तो ग्लोबल हेडलाइंस और काफ़ी अभी जो चीज़ें चल रही हैं टेंशन्स, तो US ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं World War 3 हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपका? यार मैं तो चाहता हूँ हो जाए। देखो क्या है कि मार्केट क्रैश होती है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने को। हाँ जी। अब अपन टॉप पर पैसे लगा रहे हैं, ठीक है? अब कोविड के क्रैश में बॉटम में मैं तो पैसे नहीं लगा पाया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो नहीं लगा पाया था। मैं तो प्रॉपर्टी में पैसे लगा पाया, वो उन्होंने मुझे बहुत फायदा दिया। तो कहीं ठीक है, कोई ना कोई एसेट ग्रो हो गया, ठीक है? उससे पहले मैंने गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाया हुआ था, चलो वो ग्रो हो गया। बट पॉइंट क्या है कि मैं मार्केट के बॉटम पे पैसे नहीं लगा पाया। क्रैश होगी तो शायद हम भी कुछ पैसे लगा पाएंगे। तो मैं तो हमेशा क्रैश को अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, मैं तो डरता हूँ नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है। मार्केट गिरेगी तो मेरे को भी दिखेगा कि भाई ब्लीड हो रहा है मेरा पोर्टफोलियो, बट जो भी हम पैसे कमा पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, इवन अगर मार्केट गिरेगी तो मेरे को गोल्ड सिल्वर से भी पैसे निकाल के इक्विटीज में लगाने में कोई डर नहीं है, क्योंकि इक्विटीज लॉन्ग टर्म में ग्रो करती ही हैं और हम इंडेक्स में पैसा लगाएंगे, स्टॉक्स में नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज,
क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? देखो, वर्ल्ड वॉर 3 एक तरीके से वॉर तो चल ही रहा है, हर बार ना रूप चेंज हो जाते हैं। यूक्रेन फंसा पड़ा है बेचारा, कब से, कितने साल हो गए आज। रशिया ने अटैक किया, बेचारा निकल ही नहीं पा रहा। किसी ने कुछ किया, कोई कुछ उखाड़ पाया। अब वेनेजुला यूएस के सामने इतना छोटा है जैसे हमारे सामने मान लो नेपाल। अब पूरी इंडियन आर्मी नेपाल पर अटैक करेगी तो नेपाल की आर्मी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। करेक्ट। पॉइंट क्या है कि बट वो गलत ही है, मतलब इंडिया नेपाल पे भी अटैक नहीं करेगा, ऐसा वेनेजुला के लोगों को भी लगता था। बट है क्या कि नेपाल कोई ड्रग ट्रैफिकिंग का काम नहीं कर रहा है इंडिया में। पाकिस्तान तो करता ही है बहुत कुछ, है ना। अभी धुरंधर मूवी में दिखाया है कि कैसे काला धन नोट छप रहे थे वहां पर, हमारे मिनिस्टर्स मिले हुए थे, प्लेटें चली गई थी 500 के नोट की। फिर इंडिया के अंदर वो कैसे बकरे कटते हैं उसके पैसों से, जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होती है उससे वो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे। तो ये पूरा उसमें धुरंधर मूवी में छोटा सा सीन एक्सप्लेन किया है कि ये हो रहा था। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं देखो वेनेजुला में भी नहीं हूँ, यूएस तो मैं भी हाल ही होके आया हूँ, बट यूएस की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसे और पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और वेनेजुला ड्रग ट्रैफिकिंग तो करते थे, मैक्सिको भी करता है, कोलंबिया भी करता है, नीचे के लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज यूएस के पीछे ही पड़ी रहती हैं, वहाँ पे ड्रग सप्लाई करती रहती हैं। नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी है, आपने देखी होगी, नार्कोस मैक्सिको, वो बड़ा अच्छे से दिखाया है कि कैसे ड्रग्स पहुंचते हैं यूएस के अंदर। तो वेनेजुला भी पहुंचा रहा होगा। अब उसे बोल रहे हैं कि वो कार्टेल चला रहा था, जो मडूरो है, जो प्रेसिडेंट है वेनेजुला के, तो उन्हें इसलिए कैप्चर किया गया क्योंकि कार्टेल चला रहे थे। बट कुड भी कि वेनेजुला के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल है। लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज से ज़्यादा गोल्ड अकेले वेनेजुला के पास है। बट आपको पता है वेनेजुला की हालत इस वक्त क्या है? वेनेजुला में ह्यूमन फ्लैश खाया जाता है। इतनी गरीबी है वहाँ पे कि लोग इंसान को इंसान काट के खा रहे हैं। अगर आप वेनेजुला के एयरपोर्ट से निकलेंगे और आपको देख लिया कि आप बाहर से आए हुए हैं, आपको पक्का लूट लेंगे। उनकी करेंसी बिल्कुल ख़त्म है। मेरे हिसाब से शायद एक USD 300 बॉलीवार के बराबर होगा। आप समझ रहे हो, इतना फ़र्क है। बट पॉइंट क्या है कि वेनेजुला जो है वो रिच बहुत है मिनरल्स के मामले में। तो वेनेजुला की हालत ख़राब कैसे हुई? जो इनके प्रेसिडेंट आए हुए हैं, इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला जो इंडिया में भी हो रहा है, फ्री की रेवड़ी। पहले मोदी जी इस बात में मुझे अच्छे लगते थे कि वो फ्री की रेवड़ी के खिलाफ बोलते थे। जब आम आदमी पार्टी रूल कर रही थी तो बोलते थे फ्री की रेवड़ी का इन्होंने बिजनेस कर रखा है, और फिर तुम उसी बिजनेस में खुद उतर गए। इतनी गंदी चीज़ है पॉलिटिक्स, आप समझ रहे हो? कि पहले आप फ्री की रेवड़ी के खिलाफ बात कर रहे थे, अब तुमने महिलाओं को पैसा हम देंगे, मोदी की गारंटी, हम तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे, फ्री का ये मिलेगा, फ्री का वो मिलेगा। तो जब आप फ्री का देते हो तो क्या होता है? वेनेजुला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर हम वेनेजुला की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया लोगों को खुश करने के लिए? तो वहाँ पे पेट्रोल का रेट फिक्स कर दिया। मेरे हिसाब से वहाँ पर 1 लीटर, आप एग्जाम्पल के लिए पकड़ के चलो, 1 रुपये का 1 लीटर है। पेट्रोल का रेट ही नहीं बढ़ाया, चाहे जेब से देना पड़े, बट पेट्रोल का रेट सेम है, लोगों को खुश करने के लिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में ना देश बर्बाद हो जाते हैं। अब इंडिया में ना हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये लोगों को अपाहिज बना रही है। आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं ना, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। पहले हमारी कुछ साइट्स चलती हैं कंस्ट्रक्शन की, सो उसमें वर्कर्स काम करते हैं। ये वर्कर्स ना आजकल बीच बीच में ना छुट्टी लेके गांव जाते हैं। मैंने कहा ना कोई छठ पूजा है ना कोई त्यौहार है, क्यों जा रहे हो? बाबू जी वो है ना वहाँ पर जाएंगे तो अपना नाम लिखवाएंगे, तो वो सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं, वो लेके हम आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? पैसे लेके आ जाएंगे। मेरे घर में एक बेबी सिटर का काम करती है एक महिला, तो वो कह रही मैं छुट्टी लेके गांव जाऊंगी, वहाँ पे कुछ सरकार कुछ पैसे दे रही है, वो लेके आ जाऊंगी। अब कुछ लोग वापस ही नहीं आए, कुछ लोग गए और वापस ही नहीं आए, क्योंकि सरकार बिठा के खिला रही है। फ्री का राशन मिल रहा है, 200 यूनिट तक, जैसे दिल्ली में ही बिजली फ्री मिल रही है, राशन फ्री, बिजली फ्री, बसों में ट्रैवल फ्री महिलाओं का। आप समझ रहे हो? फ्री 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 फ्री, एकदम से अगर ये फ्री हट जाए, ये लोग क्या करेंगे? कहाँ है जॉब्स? सिर्फ मुंह बंद कराने के लिए मुंह में नोट ठूस दिए गए हैं, अभी मुंह बंद रखो। बट देश की हालत हमारी भी ठीक नहीं है।
तो वेनेजुला ने क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए सरकारी नौकरियां निकाली। इनके पास एक ही कंपनी थी जो वेनेजुला में तेल का काम करती थी, वो तेल सप्लाई करती थी। अब उसी कंपनी के अंदर लोगों को नौकरियां मिल गई। अच्छा, आने की भी जरूरत नहीं है, घर पे बैठो सैलरी आ जाएगी, तुम उसी कंपनी के अंदर भर्ती हो। मान लो भारत पेट्रोलियम में सबकी नौकरी लग गई, समझ लिया आपने, पैसे आ रहे हैं, लोगों ने काम करना बंद कर दिया। कोई और इंडस्ट्री नहीं है, कोई और धंधा ही नहीं है, कोई और काम ही नहीं है, तो क्या किया जाए? अब जैसे ही ऑयल्स पर सैंक्शंस लगे, इनके साथ एक और दिक्कत हो गई, ये सारा पैसा तो लोगों में बांट देते थे, मशीनें ही अपग्रेड नहीं करी इन्होंने, मशीनें जंग खा गई। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बिजनेस में रीइन्वेस्टमेंट जरूरी है, पर डेमोक्रेसी हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। ये लोगों को खुश करने के चक्कर में आपने रीइन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में करी ही नहीं, लोगों में बांट दिया। अब इनकी फैक्ट्रियां ठप पड़ने लग गई, प्रोडक्शन कम हो गई, पूरी इकॉनमी बैठ गई। अब जब इकॉनमी बैठने लगी, इन्होंने नोट छाप दिए, जिम्बाब्वे वाला काम कर दिया, सड़कों पर नोट बिखरे हुए थे और एक ब्रेड के लिए एक बोरा भर के पैसे लेके आने हैं, कोई कीमत ही नहीं बची नोटों की। तो वेनेजुला ने ये काम किया, जबकि वेनेजुला दुनिया के अंदर सबसे अच्छे अगर बीचेस हैं कहीं, तो मुझे एक फ्रेंड है मेरे, वो अभी तो यूएस रहते हैं, उनका एक बीच साइड रेस्टोरेंट था वेनेजुला में, बीच साइड रेस्टोरेंट। वो कहते हैं पुष्कर, ऐसे बीचेस मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे यार, पूरी दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस वेनेजुला में, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लड़कियां वेनेजुला में। अगर आप मिस यूनिवर्स की बात करते हो तो वेनेजुला से लगातार ऑलमोस्ट, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो हर साल मिस यूनिवर्स वेनेजुला से निकलती थी। उनकी महिलाएं सुंदर हैं, लोग सुंदर हैं, बट गवर्नमेंट ने देश बर्बाद कर दिया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, यह हमें वेनेजुला के एग्जाम्पल से दिखता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3। चाइना लगा हुआ है ताइवान पर अटैक करने के लिए, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे वेनेजुला पे अटैक यहां पर कर दिया अमेरिका ने, और पूरे लैटिन अमेरिका को बता दिया तुम्हारी भी शामत कभी भी आ सकती है, ठीक है। अगेन इसमें कुछ नहीं बोलना। हो क्या रहा है, कुछ कंट्रियां सुपर पावर बन के निकल रही हैं ऊपर। 3 नाम सामने आ रहे हैं, रशिया, चाइना, अपना यूएस। इंडिया का नाम नहीं आ रहा, ठीक है। इंडिया को अलाय चाहिए होते हैं, रशिया और यूएस के बिना इंडिया कुछ नहीं आज के डेट में। वो चाइना से भी नहीं लड़ पाएगा, और लड़ाई के लिए तो हम तैयार ही नहीं, क्योंकि हमारा देश ही बहुत पीछे चला जाएगा, वैसे ही हम पीछे हैं। तो हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में तालिबानी रूल चल रहा है। इस पूरे वर्ल्ड की इस वक्त हालत अच्छी नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इजराइल गाजा, वहां पर मतलब वॉर तो चल ही रहा है। तो इस वक्त जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर इन द मिडल ऑफ ऑनगोइंग वॉर्स ऑलरेडी। व्हाट डू यू कॉल वर्ल्ड वॉर 3? व्हाट इज वर्ल्ड वॉर 3? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ ब्रो। हो तो रहा है। आप बस अब चाइना को यूएस से और रशिया को यूएस से लड़ाने के लिए रह गए हो, बस न्यूक्लियर नहीं फट रहे हैं, वही हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3। तो आप देखो टेंशंस बहुत स्ट्रांग है। इंडिया पाकिस्तान की, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, हमारे पॉलिटिशियंस तो ऐसे ही कह रहे हैं। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया लगे पड़े हैं, उनमें भी टेंशन है। जापान की अलग दुश्मनी है। तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया इस वक्त एक टेंशन के माहौल में ही है। बस सबने एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। हमारे जो ह्यूमन बींग्स है ना, हमारी जो ये स्पीशी है, ये मोस्ट अडेप्टेबल स्पीशी है, मोस्ट अडेप्टेबल स्पीशी है। तो जो मतलब हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, तो बस हम अडेप्ट कर लेते हैं विद द चेंज। अब ये जिस एक्यूआई में हम सांस ले रहे हैं, हम अडेप्ट ही तो कर रहे हैं। बस यहाँ पे 2 एयर प्यूरीफायर लगा के बातचीत कर लेते हैं, वरना बाहर तो मौत है, मौत से तो हम रोज ही लड़ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड वॉर 3 चल ही रहा है, बस न्यूक्लियर फटने रह गए हैं। सर, वेनेजुला एक ऑयल जायंट है, और अगर वहाँ आग लगेगी तो इंडिया की स्टॉक मार्केट या फिर हमारा फाइनेंस वगैरह, इन सब पे एक इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेजर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुला की इकोनॉमी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है। ऑयल है तो ऑयल अब यूएस निकाल के सप्लाई करना शुरू कर देगा, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बस गवर्नमेंट खत्म हुई है और उससे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल रहा है वो हमेशा ये है कि अमेरिका फर्स्ट।
तो जो उनके डिसीजन से इंस्टेबिलिटी आती है वो इंडिया के लिए सही है या गलत? गलती होती है। देखो, यूएस का भला चाहेगा ट्रम्प, भाई यूएस को ही बेनिफिट हो। वो कैपिटलिस्ट आदमी है, ठीक है। कैपिटलिस्ट आदमी का क्या होता है कि वो उसके दिमाग में है बिजनेस एंड प्रॉफिट फर्स्ट। उसे चाहिए पैसा। आप देखो, जब से ट्रम्प आया है तब से यूएस की मार्केट सिर्फ एक तरफा भाग रही है, एक तरफा तेजी है। इवन क्रिप्टो मार्केट्स बीच में थोड़ा सा नीचे भी आई, बट जब से ट्रम्प आया तब से तो ऊपर ही है। तो ट्रम्प फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो दिख रहा है अभी तक। अच्छा, दुनिया उसे बोल रही है पागल आदमी है भाई, कुछ भी बड़ बोला, कुछ भी बोल देता है, वो कुछ भी कर रहा है, बट अमेरिका के बेनिफिट के अंदर काम कर रहा है। वो कैसे पता लग रहा है? उनकी मार्केट्स देख के। उनकी मार्केट्स देख के दिख रहा है भैया इसने सैंक्शन लगाए, इसने कुछ भी किया, दुनिया की ऐसी तैसी कर दी इसने। बट अमेरिका की खुद की अगर मार्केट्स आप देखोगे, दे आर आउट परफॉर्मिंग एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड राइट नाउ ब्रो। सो मे बी ट्रम्प के डिसीजंस गलत है। इंडिया के लिए तो खैर वो गलत ही है, अभी भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, बट अपने देश के लिए वो अच्छा कर रहा है, जो दिख रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि जब डर का माहौल हो तब स्क्रीन बंद करो और सो जाओ, तो ये चीज सही है या फिर वो एक अपॉर्चुनिटी है? बेस्ट है, डर का माहौल है। अगर आपको डर लग रहा है तो स्क्रीन बंद करो, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ट्रेडिंग कर रखा है, तो स्क्रीन बंद नहीं होगी, क्योंकि लेवरेज पे आप काम कर रहे हो, पोजीशन कट जाएगी, लॉस बुक हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में लॉस बुक नहीं होता। तो बिल्कुल ठीक है, अगर मार्केट क्रैश करती है पैनिक मत करो, और लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करना है तो छोड़ के, अगर छोड़ भी भूल भी जाओगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट्स आपको रिकवर कर जाएंगी। स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंपनियां रहेंगी नहीं रहेंगी मुझे पता नहीं, इसीलिए मैं तो ETF सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि ETFs में आप इन्वेस्टमेंट करो। और जब अगर आगे जाके वॉर का कुछ हुआ तो क्या स्टॉक मार्केट से निकलकर गोल्ड या फिर सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट किया जाए? लोगों ने ना डेटा नहीं देखा। वॉर जब भी होता है, जैसे हमारा कारगिल के साथ वॉर हुआ था, आपको पता हमारी निफ्टी क्रैश हुई थी या बढ़ी थी? बढ़ी थी। इंडिया का वॉर चल रहा है पाकिस्तान के साथ, मार्केट ऊपर जा रही है। तो शायद अमीर लोगों को कुछ तो पता है जो हमें नहीं पता। नॉट ऑलवेज वॉर्स आर बैड फॉर द मार्केट, नॉट ऑलवेज। कोई न्यूज ट्रिगर होने से मार्केट में इफेक्ट आ सकता है, बट अल्टीमेटली आप देखो मार्केट बनी किस चीज से? मार्केट बनी है कंपनी से। वॉर होगा, क्या लोग रोटी खाना बंद कर देंगे? क्या होगा? वॉर में डिस्ट्रक्शन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को और नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, डिफेंस के स्टॉक्स और भागेंगे। तो वॉर होने से ये नहीं होता कि सब कुछ तबाही हो जाएगा, जब तक आपकी कंट्री बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है। सर, ग्लोबल टेंशन में हमेशा डॉलर आउट परफॉर्म करता है और इंडियन रुपी गिरता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? यार, इंडिया की अगर हम इकोनॉमी देखें तो अभी हम ना नेट इम्पोर्ट इकोनॉमी है। हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। मतलब हम डिपेंडेंट है बाहर के देशों में, आत्मनिर्भर हम हो नहीं पाए, नारे लग रहे हैं बस आत्मनिर्भर भारत के, हम आत्मनिर्भर हो नहीं पाए हैं। सो जब तक हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे तो हमें इंटरनेशनल करेंसी कम मिलेगी, और जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ज़्यादा तो हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं बनेगी। हमारी करेंसी की वैल्यू बनना ज़रूरी है इंडियन रुपी को ग्लोबल मार्केट्स में आउट परफॉर्म करते हुए दिखाने के लिए। सो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, जिससे हम नेट एक्सपोर्ट इकोनॉमी बने। जैसे चाइना कितना बड़ा एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। तो पॉइंट क्या होता है कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कब आएगी? जब लोगों को हमें INR में पे करना पड़ेगा, तभी वो INR खरीदेंगे। और वो हमें INR में कब पे करेंगे? जब हम उन्हें सामान बेचेंगे। तो हम सामान ही नहीं बेच रहे हैं इतना, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ रही है, तो हम डॉलर को खरीद रहे हैं, तो इसलिए डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। सो इंडिया जब तक नेट एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं बनेगी तब तक ऐसा नहीं होगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। बट करेंसी का गिरना हमेशा इकोनॉमी के लिए गिरने के लिए बुरा, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं करेंसी गिर रही है तो इकोनॉमी के लिए बुराई है। ऐसा नहीं है। अगर आप साउथ कोरिया की करेंसी देखो, चाइना की देखो, चाइना ने अपनी करेंसी को इंटेंशनली गिराया। क्यों? क्योंकि करेंसी के गिरने से चीज़ें सस्ती लगती हैं। जब चाइना का माल यूरोप में जा रहा है, उन्हें युआन में पेमेंट करना है, उनकी करेंसी गिर गई, यूरो स्ट्रांग है, तो कम यूरो में ज़्यादा सामान आएगा। तो इंटेंशनली भी चाइना ने अपनी करेंसी को गिराया है। करेंसी का गिरना हमेशा गलत नहीं होता। अगर गलत होता फिर तो चाइना और साउथ कोरिया हमारे सामने एग्जाम्पल है, उनकी करेंसी की भी कुछ खास वैल्यू नहीं है US डॉलर के कंपैरिजन में। और कुवैत जैसी कंट्री की बहुत स्ट्रांग करेंसी है, कुवैत दिनार वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो कुवैत है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। तो सिर्फ
करेंसी से कुछ नहीं होता। लोगों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझना ज़रूरी है। सर, ये ग्लोबल टेंशन्स को लेकर जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी डरे हुए हैं, तो जो लोग अपनी हार्ड एंड मनी को लगाना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक आपकी टिप या फिर उनके लिए आपकी एक गाइडेंस कि वो अपनी रात की चैन से नींद सो पाए? यार देखो, चैन की नींद तब आएगी जब आपको ना खोने का डर नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं ना, तो हमें जनरली खोने का डर नहीं होता, ट्रेडिंग में डर होता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ना हम सोते ही हैं। हमने अपना घर खरीद लिया, अब घर के रेट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने गोल्ड खरीद लिया वाइफ के लिए, अब बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर कोई डर नहीं होता है। डर कब लगता है? या तो हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा दिया, लोन लेके पैसा लगा दिया, ये तो हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। या फिर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें हमें पता है यार अगर ये लॉस हो गया तो लॉस बुक हो जाएगा, और बुक हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। या फिर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत है, आपने मार्केट में पैसा लगा दिया, ये सोचते हो कि मार्केट पैसा बढ़ा कर दे देगी। तो ये सब काम हमें नहीं करने। हमें अपना सरप्लस मनी इन्वेस्ट करना है और लेवरेज पे काम नहीं करना। लेवरेज पे काम करना है तो रिस्क पता होना चाहिए कि कितना खोने के लिए रेडी हो। जब आपकी पोजीशन का साइज आपके कंट्रोल के अंदर है तो डर नहीं लगेगा। अगर पोजीशन का साइज बहुत बड़ा है तो डर लगता है कि यार एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा अपने लिमिट में लॉस करो। लॉस तो होंगे अगर आप मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर कैसा लॉस? लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होना है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। काफ़ी बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव रहे हमारे दोनों पॉडकास्ट। एंड आप लोगों को भी अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, इस पॉडकास्ट को, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।